हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल। मेरा नाम दीक्षा है। आज हम लोग कंटिन्यू करेंगे स्टेट्स और नेशनल न्यूज, जो कि हम मई मंथ की कर रहे थे। इस पे आज हमारा लास्ट वीडियो होगा और इसके बाद हम लोग जो इम्पोर्टेंट पर्सन्स न्यूज में थे और इम्पोर्टेंट डेज जो है उसको कवर करेंगे। तो इसमें जो फर्स्ट न्यूज है वो है एम प्राइम प्लेबुक। प्राइम में देखिए, प्राइम का फुल फॉर्म क्या है? प्रोग्राम फॉर रिसर्चर्स इन इनोवेशन, मार्केट रेडीनेस एंड एंटरप्रेन्योरशिप। तो देखिए, यहाँ से हमें ये पता चलता है कि ये कहीं ना कहीं इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योर से रिलेटेड है। ठीक है, अब देखिए इसको लॉन्च किसने किया? एम प्राइम प्लेबुक को लॉन्च किया है नीति आयोग ने। तो क्या है ये? देखिए यहाँ पे मैंने आपको दो वर्ड्स जो है इसको मैंने ऑलरेडी अंडरलाइन किया हुआ है, हाईलाइट किया है, तो आपको ये दो वर्ड्स पे ध्यान देना है। तो इस प्रोग्राम का बेसिकली जो प्ले बुक है, इसका मेन एम ये है कि ऐसे कोई भी एंटरप्रेन्योर्स या कोई भी ऐसे जो टेक डेवलपर्स हैं, जिनके पास ऐसा कोई आइडिया है, डीप टेक्नोलॉजी आइडियाज किसी के पास है। ठीक है, और ऐसा आइडिया जो कि साइंस बेस्ड आइडियाज होने चाहिए। ठीक है, साइंस बेस्ड टेक्नोलॉजी डीप टेक आइडियाज अगर किसी डेवलपर्स के पास है, तो उसको कैसे इम्प्लीमेंट करना है। देखिए, आइडिया होना और उसका फाइनल एक प्रोडक्ट बनाने में डिफरेंस होता है। तो उस आइडिया को, उस इनोवेटिव आइडिया को कैसे एक बिजनेस मॉडल में एक उसको सक्सेसफुल प्रोडक्ट में टर्न करना है, उसको कैसे सक्सेसफुल बेसिकली इनोवेशन को कैसे एक फाइनल प्रोडक्ट बनाना है, तो उसको लेके यहाँ पे जो टेक डेवलपर्स हैं या जो एंटरप्रेन्योर्स हैं जिनके पास ऐसे आइडियाज है, उनको यहाँ पे प्रोग्राम दिया जाएगा। मीन्स बेसिकली उनको ट्रेनिंग दी जाएगी। सो इट्स लाइक अ ट्रेनिंग प्रोग्राम एंड ओनली फॉर दोज हु आर टेक डेवलपर्स या ऐसे कोई एंटरप्रेन्योर जिनके पास कुछ इनोवेटिव आइडियाज हैं जो कि साइंस बेस्ड होने चाहिए और डीप टेक्नोलॉजी बिजनेसेस से रिलेटेड होने चाहिए। ठीक है, तो ऐसे आइडियाज को प्रमोट करने के लिए यहाँ पे इसकी शुरुआत करी गई है और ऐसे टेक डेवलपर्स को प्रमोट करने के लिए इस चीज की यहाँ पे इस प्रोजेक्ट की शुरुआत करी गई है। ठीक है, तो इसमें क्या है, इसमें गाइडेंस प्रोवाइड करी जाएगी और 12 महीने की ट्रेनिंग प्रोवाइड करी जाएगी ऐसे बिजनेसेस को। अब देखिए, इसमें अगर बात करें तो इसको एग्जीक्यूट कौन कर रहा है? इसको देखिए, वैसे ही प्रोग्राम जो है नीति आयोग का अटल इनोवेशन मिशन जो है, जिसको हम शॉर्ट में एम बोलते हैं, ये जो एम है ये वही है, अटल इनोवेशन मिशन। तो हम सबको पता है कि नीति आयोग का ये फेमस मिशन है अटल इनोवेशन मिशन, जिसमें जितने भी इनोवेटिव आइडियाज हैं बिजनेसेस के, कोई भी जैसे होता है ना कि आजकल जो भी यंग बिजनेसेस हैं या स्टार्टअप्स जो हैं जिनके पास एक बढ़िया बढ़िया आइडियाज हैं, उनको कैसे हमें फाइनल करना है, कैसे उसको हमें सक्सेसफुली इंप्लीमेंट करना है। तो ऐसे इनोवेटिव आइडियाज को, ऐसे इनोवेटिव स्टार्टअप्स को प्रमोट करने के लिए अटल इनोवेशन की शुरुआत करी गई है। तो अटल इनोवेशन मिशन के अंदर ही प्राइम प्लेबुक की शुरुआत है और प्राइम प्लेबुक जो है वो एक्सक्लूसिवली रिलेटेड है टेक्नोलॉजी फील्ड या टेक्नोलॉजी बिजनेस से रिलेटेड है। अब इस देखिए, जो प्राइम प्लेबुक है इसको बेसिकली एग्जीक्यूट कौन करेगा, इसको इंप्लीमेंट करेगा वेंचर सेंटर। ठीक है, वेंचर सेंटर जो है ये पुणे में है और वेंचर सेंटर जो है ये बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन, जो बिल गेट्स का फाउंडेशन है उनके और उनकी एक्स वाइफ का, तो बिल गेट्स एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन के साथ मिलकर वेंचर सेंटर इसको इम्प्लीमेंट करेगा। अब वेंचर सेंटर क्या है? देखिए, वेंचर सेंटर एक नॉन प्रॉफिट टेक्नोलॉजी बिजनेस इंक्यूबेटर है। ठीक है, तो ये बेसिकली एक इंक्यूबेटर है जिसमें टेक रिलेटेड कोई भी स्टार्टअप्स है उनको यहाँ पे ट्रेनिंग प्रोवाइड करी जाती है। और इसको कौन होस्ट करता है? इसको होस्ट किया गया है CSIR की जो नेशनल केमिकल लेबोरेटरी है, वहां पे इसको होस्ट किया गया है। ठीक है, तो इसको कौन होस्ट करता है वेंचर सेंटर को? CSIR, दैट इज काउंसिल ऑफ साइंस एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च का नेशनल केमिकल लेबोरेटरी। तो यहाँ पे बस आपको प्राइम से इनोवेशन वर्ड याद रखना है और एंटरप्रेन्योरशिप याद रखना है। तो अगर आप इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप याद रखोगे तो कहीं ना कहीं आपको ये पता चल जाएगा कि हमारे इंडिया में प्रेजेंटली जो भी ऐसे एंटरप्रेन्योर्स जिनके पास ऐसे इनोवेटिव आइडियाज हैं, उनको ऐसे स्टार्टअप्स को प्रमोट कौन कर रहा है? नीति आयोग कर रहा है अंडर अटल इनोवेशन मिशन। तो कहीं ना कहीं आप रिलेट कर पाएंगे, ओके ये प्राइम है, प्राइम का भी सेम एम है, तो प्राइम एम के अंदर लॉन्च हुआ होगा। और एम किसका प्रोजेक्ट है? अटल अटल इनोवेशन मिशन किसका प्रोजेक्ट है? नीति आयोग का। नाउ द नेक्स्ट यूज इज पीएम वानी बेस्ड वाईफाई एक्सेस। अब देखिए, पीएम वानी जो है इसकी फुल फॉर्म क्या है? प्राइम मिनिस्टर वाईफाई एक्सेस नेटवर्क इंटरफेस। तो पीएम वानी को जो बेसिकली लॉन्च किया, पहले हम पीएम वानी देखेंगे फिर न्यूज में क्यों था ये देखेंगे। तो पीएम वानी जो है ये डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम ने इसको लॉन्च किया था, डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम जो कि मिनिस्ट्री ऑफ टेलीकम्युनिकेशन के अंदर आता है।
क्योंकि देखिए वाईफाई क्या है, वाईफाई कनेक्शन बेसिकली किसके अंदर आएगा, टेलीकम्युनिकेशन के अंदर आएगा ना। तो डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम ने इसको लॉन्च किया है और इसके अंदर एम ये है कि हमारे देश में जो ब्रॉडबैंड सर्विसेज है उसको और बढ़ावा देना है। क्योंकि देखिए क्या हुआ कि जब हमें हमें पता है कि ये जो वर्ल्ड है, प्रेजेंट वर्ल्ड है, ये टेक्नोलॉजी वर्ल्ड है, टेक वर्ल्ड है। बट अगर हम इंटरनेट सर्विसेज की बात करें तो पोस्ट कोविड हमें देखने को मिला कि इंटरनेट की जितनी इंपॉर्टेंस थी वो बहुत ज्यादा बढ़ गई है। प्रेजेंट वर्ल्ड में हम इंटरनेट के बिना अपनी लाइफ शायद हम इमेजिन नहीं कर सकते हैं। तो आजकल जो भी चीजें हैं वो सब कुछ इंटरनेट से ही कनेक्टेड है। और कोविड के बाद ही हमें चीज ज्यादा रियलाइज हुई जब पूरा जो एजुकेशन सिस्टम है वो ऑनलाइन हुआ, लोगों का जो बिजनेस है वो ऑनलाइन हुआ, लोगों का वर्क फ्रॉम होम हुआ। तो यहाँ से बहुत सारी दिक्कतें हमें देखने को मिली थी, क्योंकि काफी ऐसे सारे स्टूडेंट्स थे जिन्होंने स्कूल ड्रॉप आउट करना पड़ा था, क्योंकि उनके पास इंटरनेट सर्विसेज नहीं थी। बहुत सारे ऐसे रिमोट प्लेसेस है जहाँ आज भी कोई ब्रॉडबैंड सर्विस नहीं है। तो गवर्नमेंट जो है या डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम जो है ये चाहती है कि इंडिया के हर एक नुक्कड़ में, हर एक कोने में, हर एक रिमोट एरिया में लोगों के पास ब्रॉडबैंड सर्विसेज हो। तो उसी के लिए ये पीएम वानी को लॉन्च किया गया। पीएम वानी के अंदर क्या है कि हर जगह गवर्नमेंट ट्राई करेगी कि हर छोटे छोटे जो पब्लिक प्लेसेस है, नियर बाय पब्लिक प्लेसेस में वाईफाई हॉटस्पॉट्स बनाएगी और फिर वो वाईफाई हॉटस्पॉट का यूज करके कोई भी मतलब उसका फायदा उठा सकता है। फॉर एग्जाम्पल आप सोचिए एक नेशनल हाईवे है, ठीक है, वहां पे वाईफाई हॉटस्पॉट है, तो उस एरिया में कितने सारे शॉप्स होंगे, कितने सारे वेंडर्स होंगे। तो वहां पे जो वो शॉप्स वाले होंगे वो भी उस वाईफाई का यूज करके अपने बिजनेस को प्रमोट कर सकते हैं, ठीक है। या उसके आसपास किसी का घर होगा तो वहां पे जो अगर कोई बच्चा होगा तो वो भी उस इंटरनेट का यूज करके अपना पढ़ाई कर सकता है ऑनलाइन। तो इस तरह से एम है कि हम इस तरह से वाईफाई जो है वाईफाई हॉटस्पॉट्स बनाएंगे ताकि हर एक किसी को उसका एक्सेसिबिलिटी मिले, ठीक है। तो ये पीएम वानी है। पीएम वानी जो फ्रेमवर्क है इसको डिजाइन किया है सी डॉट ने। सी डॉट है सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमैटिक्स। और एज आई टोल्ड यू कि इसका एम है लास्ट माइल इंटरनेट एक्सेस। एंड अब ये क्यों न्यूज में था ये हम देखते हैं। देखिए जो रेल टेल है, रेल टेल ने रिसेंटली पीएम वानी जो स्कीम है इसके अंदर इसको लॉन्च, मतलब बेसिकली स्कीम अलग है, डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम की है। बट रेल टेल ने क्या किया है इस स्कीम के अंदर, पीएम वानी स्कीम के अंदर रेल टेल ने ये अनाउंस किया है कि वो इंडिया के 100 ऐसे रेलवे स्टेशन में फ्री और फास्ट वाईफाई सर्विसेज प्रोवाइड करेगा टू द पब्लिक, ठीक है। तो 100 ऐसे इंडियन रेलवे स्टेशन है जहाँ पे अराउंड 2384 वाईफाई हॉटस्पॉट्स हैं। और यही वाईफाई हॉटस्पॉट्स में जो रेलटेल है वो फ्री वाईफाई सर्विसेज प्रोवाइड करेगा। अब देखिए इसके कितने सारे फायदे होने वाले हैं। सपोज यहाँ पे कोई वेंडर्स है, हम देखते हैं रेलवे स्टेशन में काफी सारे वेंडर्स होते हैं, काफी सारी शॉपकीपर्स होते हैं, ठेले वाले होते हैं ना। तो वो सब भी देखिए कैसे करेंगे, इस वाईफाई का यूज करके, इंटरनेट का यूज करेंगे, अपने आप को ऑनलाइन किसी पोर्टल में करेंगे, या हो सकता है कि ऑनलाइन डिलीवरी का वो सिस्टम शुरू कर सके कि ट्रेन आती है तो बहुत कम देर के लिए जिस स्टेशन में रुकती है वहां पे, जैसे ऑनलाइन आजकल होता है ना कि खाना डिलीवर का सिस्टम होता है, तो वहां पे जो लोकल वेंडर्स हैं वो भी ऐसे अपने आप को जोड़ सकते हैं काफी कस्टमर्स के साथ ना। तो ये एक जैसे उनको सर्विस मिल जाएगी। फिर जो ट्रैवल कर रहे हैं है ना, ट्रैवल करे, सपोज उनमें से किसी का इंटरनेट नहीं है तो वो वाईफाई उनको फ्री में मिल जाएगा तो वो यूज कर लेंगे, तो इसके बहुत सारे फायदे होंगे। अब पीएम वानी का यहाँ पे देखिए, पीएम वानी जो लॉन्च किया है टेलीकॉम डिपार्टमेंट ने, उसके अंदर बहुत सारे स्लोगन्स गवर्नमेंट ने लॉन्च किए, जिसमें से एक स्लोगन है देश का कोना कोना जुड़ेगा भाई। तो वही एम है, देश में हमें यही नोटिस करना है, यही ट्राई करना है, यही ऑब्जेक्टिव है कि हर एक नुक्कड़ को हमें जोड़ना है थ्रू वाईफाई, सो दैट हर एक इंसान के पास, हर एक सिटीजन के पास वाईफाई कनेक्शन हो, इंटरनेट सर्विसेज हो, ठीक है। तो ये इसका बेसिकली एम है। और ये लो कॉस्ट भी तो होगा ना, यहाँ पे फ्री वाईफाई होगा। और ये भी देखिए कोई किसी का घर है, ठीक है, और घर में किसी के वाईफाई है तो वो उस वाईफाई को हॉटस्पॉट बना ले और आसपास के जो लोग हैं देखिए वो उनका वाईफाई का यूज कर सकते हैं। तो इसके अंदर ये चीज को भी प्रमोट किया जा रहा है। नाउ द नेक्स्ट न्यूज इज लाडली लक्ष्मी स्कीम 2.0। अब 2.0 है यानी कि ये स्कीम का ये सेकंड फेज है, ठीक है। जब भी 2.0 3.0 लग जाता है तो यानी कि उसका सेकंड है, थर्ड फेज की बात हो रही है। तो लाडली लक्ष्मी स्कीम जो है इसको 2007 में जो मध्य प्रदेश की सरकार है उसने लॉन्च किया था। अब देखिए इस स्कीम का उद्देश्य बेसिकली ये है कि जो गर्ल्स होती हैं, गर्ल्स की बहुत छोटी उम्र में ही शादी कर दी जाती है, क्योंकि जो पेरेंट्स होते हैं उनको बहुत बर्डन फील होता है, तो वो लोग ज्यादा अपनी बेटियों की पढ़ाइयों में ज्यादा पैसा खर्च नहीं करते हैं। और अगर कोई बहुत गरीब फैमिली से है तो वो ऑब्वियसली अफोर्ड भी नहीं कर सकता, वो ट्राई करेगा कि अगर उनका एक बेटा
बेटा है बेटी है तो वो बेटे को पढ़ाएंगे, बेटी की वो शादी कर देंगे। तो ऐसा ना हो और गर्ल चाइल्ड के एजुकेशन को प्रमोट किया जाए सो दैट इन फ्यूचर जो गर्ल्स हैं वो भी सेल्फ डिपेंडेंट हो सके, है ना, जॉब कर सके और किसी पे डिपेंड ना हो। ये सब पे ध्यान रखते हुए लाडली लक्ष्मी स्कीम को लॉन्च किया। इसके अंतर्गत जो सरकार है वो क्या करती है, वो लड़कियों के नाम से फैमिली को पैसा देती है, इंस्टॉलमेंट में पैसा देती है, फिर उसका पैसा लड़कियों की एजुकेशन के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे देखिए हर कोई एलिजिबल नहीं है। यहाँ पे सिर्फ जो मध्य प्रदेश की लड़कियां होंगी जो परमानेंट वहाँ की रेजिडेंट होंगी वो यहाँ पे एलिजिबल है। उसके अलावा ऐसी फैमिली जो बिलो पॉवर्टी लाइन है, बीपीएल के अंदर आती है कैटेगरी के अंदर, वो उनकी बेटियां यहाँ पे एलिजिबल होंगी। और उसके अलावा एक फैमिली की मैक्सिमम 2 बेटियां एलिजिबल होंगी, ठीक है। तो कहीं ना कहीं इसके थ्रू फैमिली प्लानिंग को भी कंट्रोल किया जाएगा, यानी कि जो फैमिली प्लानिंग होती है उसको प्रमोट किया जाएगा सो दैट पॉपुलेशन कंट्रोल मेजर भी हम इसको काइंड ऑफ बोल सकते हैं। क्योंकि देखिए जब किसी की 2 बेटियां हैं तो वो कहीं ना कहीं अगर इस स्कीम का फायदा उठा रहा है तो उसके माइंड में आएगा कि वो तीसरा बच्चा प्लान नहीं करेगा, क्योंकि अगर तीसरा करेगा तो तीसरे का खर्चा गवर्नमेंट नहीं देगी इस स्कीम के अंदर, है ना। और क्योंकि ऐसा है कि अगर किसी की 3 बेटियां हैं तो शुरुआत की जो 2 बेटियां हैं सिर्फ उनके इस स्कीम का फायदा मिलेगा। अब क्या हुआ देखिए न्यूज में इसलिए थी क्योंकि 8 मई 2022 अभी 8 मई को जो शिवराज चौहान जो अभी प्रेजेंटली वहाँ के मध्य प्रदेश के सीएम है उन्होंने इसका सेकेंड फेज लॉन्च किया। और क्योंकि ये स्कीम बहुत ज्यादा सक्सेसफुल रही थी फर्स्ट फेज में, इसलिए सेकंड फेज इसका लॉन्च किया और जिसको बोला लाडली लक्ष्मी स्कीम 2.0। अब आप कैसे याद करेंगे, देखिए लाडली लक्ष्मी हमें पता है कि लक्ष्मी है तो पैसों से रिलेटेड होगा, और लाडली तो हम बेटियों को लाडली बोलते हैं घर के ना, तो इस तरह से हमें पता है कि ये लड़कियों के रिलेटेड है। और लक्ष्मी है तो पैसों को लेके है, ठीक है, यानी कि लड़कियों को पैसा दिया जाएगा। और कहाँ के, मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के, तब को याद रखना है। नेक्स्ट है साइक्लोन आसानी। देखिए साइक्लोन आसानी यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये बे ऑफ बंगाल में आया था मई मंथ में, आंध्र प्रदेश वाली जगह पे हिट किया था, आंध्र प्रदेश उड़ीसा, आप ये देख सकते हैं फोटो में। और देखिए क्या होता है जो ट्रॉपिकल साइक्लोन्स होते हैं उनका नाम ऐसे, जैसे इसको आसानी बोला ना, तो ऐसे अलग अलग नाम होते हैं, उसको जो अलग अलग देश हैं वो इनका नाम डिसाइड करते हैं। इस बार जो साइक्लोन था इसका नाम श्रीलंका ने रखा था और उसने रखा आसानी। अब जो सिंहली लैंग्वेज है, सिंहली देखिए जो है वो श्रीलंका की लैंग्वेज है और श्रीलंकन लैंग्वेज है। तो सिंहली अगर लैंग्वेज में हम आसानी का मतलब देखें तो उसका मतलब होता है रैत, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखिए कैसे याद करेंगे, तो आप ऐसे याद कर लीजिए कि जो श्रीलंका है, श्रीलंका इंडिया से थोड़ा बहुत कनेक्टेड है यहाँ से, तो हम अगर तमिलनाडु में से श्रीलंका जाए तो बहुत आसानी से जा सकते हैं। या रावण से अगर आप याद करें तो रावण ने अपनी लंका बहुत आसानी से बना ली थी, तो आसानी से अब लंका ऐसा कर सकते हैं, ठीक है। फिर है राखीगढ़ी एक्सकेवेशन। अब देखिए जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है वो काफी टाइम से राखीगढ़ी में काफी महीनों से एक्सकवेशन कर रहा था। तो उस एक्सकवेशन के दौरान वहां पे बहुत सारी चीजें बरामद हुई, जैसे ऐसे कुछ घर, रोड, लेन्स, अलग अलग ड्रेनेज सिस्टम जो हमें इंडस वैली सिविलाइजेशन में देखने को मिलता है, सेम वैसा देखने को मिला। इसके अलावा यहाँ पे एक ज्वेलरी मेकिंग यूनिट हमें देखने को मिली। इससे देखिए अब ये चीज हमें पता चल जाती है कि जो राखीगढ़ी है वो उस समय एक यहाँ पे एक फेमस ज्वेलरी मेकिंग यूनिट, यहाँ पे ज्वेलरी बनती थी, यानी कि ज्वेलरी बनाने का एक फेमस एरिया था। इसके अलावा यहाँ पे गोल्ड की ज्वेलरी, कॉपर के पीसेस, ये सब चीजें भी बरामद हुई हैं। अब देखिए राखीगढ़ी का एक्सकवेशन क्यों हो रहा है, इसके पीछे उद्देश्य क्या है, क्या एम है। तो देखिए जो राखीगढ़ी साइट है ये अपने में बहुत इंपॉर्टेंट साइट है, और इंडस वैली सिविलाइजेशन की हम जो भी साइट्स पढ़ते हैं उनमें कुछ कुछ साइट्स जो बहुत बड़ी बड़ी साइट्स हैं उनमें से एक है राखीगढ़ी। और राखीगढ़ी को अभी तक कंप्लीटली समझा नहीं गया है, क्योंकि इसको अभी तक कंप्लीटली अच्छे से खोदा नहीं गया है, अभी तक इसको कंप्लीटली एक्सकावेट नहीं किया गया है। तो इसी वजह से यहाँ पे एम यही है कि यहाँ पे 7 माउंट्स हैं, ठीक है, तो वो बहुत अनयूजुअल से, तो उनके बीच में क्या रिलेशन है उसको समझने का यहाँ पे आर्कियोलॉजिकल ट्राई कर रहा है, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। उसके अलावा ये भी है कि जब अच्छे से हम इस साइट को समझ जाएंगे और हमें जो भी चीजें बरामद होगी तो हम फिर यहाँ पे पब्लिक को भी अवेयर करेंगे, इससे कहीं ना कहीं यहाँ पे टूरिज्म भी डेवलप होगा। अब राखीगढ़ी का अगर हम देखें कि राखीगढ़ी कहाँ पे है, तो पहले देखते देखिए राखीगढ़ी जो है ये इंडस वैली सिविलाइजेशन की एक साइट है। जब इंडस वैली सिविलाइजेशन अपने पीक फेज में था, मेच्योर फेज में था, उस समय की ये साइट है। ये 2600 से 1900 BCE जो टाइम था उस समय की ये साइट है।
और ये जो सेटलमेंट है, राखीगढ़ी सेटलमेंट है जो, ये घाघर हाकरा नदी के पास हुआ था। ठीक है, जिस तरह से देखिए सिंधु सभ्यता है, यानी कि सिंधु या इंडस वैली हम बोलते हैं, उसकी शुरुआत कहाँ पे हुई थी? इंडस नदी पे हुई थी, है ना। और वैसे ही घाघरा हाकर नदी के पास राखीगढ़ी की शुरुआत हुई थी, जो कि इंडस वैली सिविलाइजेशन की जैसी है, और उसी समय ही ये थी। तो उस इंडस वैली सिविलाइजेशन साइट है, ये आपको याद रखना है। क्योंकि देखिए यूपीएससी के पहले से क्वेश्चन आते हैं जिसमें ऑप्शन दिया जाता है कि इनमें से कौन सी साइट इंडस वैली की नहीं है, या इनमें से कौन सी साइट इंडस वैली सिविलाइजेशन की है। तो राखीगढ़ी यहाँ पे न्यूज में था, इस वजह से ये बहुत इंपॉर्टेंट साइट है। अब ये देखिए कहाँ पे है, कौन से स्टेट में, तो ये हरियाणा के जो हिसार जिला है, हिसार डिस्ट्रिक्ट है, वहां पे राखीगढ़ी साइट है। आप कैसे याद करेंगे? तो आप ऐसे याद कर सकते हैं कि राखी ने अब देखिए हरियाणा में रेसलिंग बहुत होती है ना, तो हम बोलेंगे कि राखी ने सर को, यहाँ सब सर याद कर लीजिए, सर, राखी ने सर को रेसलिंग में हरा दिया, ठीक है, हराया। तो ऐसे हरियाणा कर लेंगे। अब राखी कहाँ पे आ गया? हरियाणा में, हर सबको हराया, और कहाँ किसको हराया? सर को, तो सिरसा में है। ठीक है, तो सॉरी हिसार में है, हिसार नॉट सिरसा, हिसार में है, जिसमें से हमने पीछे का सर ले लिया। ठीक है, तो राखी ने, या ऐसे आर भी ले लो, सर को हराया। ठीक है, तो हरियाणा आ गया, हरियाणा से फिर हम सर कर लेंगे, हिसार। ठीक है, अब है राजस्थान टू सरपास 10 गीगावाट सोलर कैपेसिटी। ठीक है, मरकॉम इंडिया सोलर प्रोजेक्ट ट्रैकर के अंदर ये पता चला, ट्रैक इसमें बेसिकली सारे स्टेट्स का कितनी जो सोलर कैपेसिटी है या पावर जनरेशन कैपेसिटी है, इंस्टॉल्ड कैपेसिटी, उसको मेजर किया जा रहा है। उसके अंदर देखा गया कि जो राजस्थान है, राजस्थान हमारे देश का ऐसा पहला राज्य है, पहला स्टेट है जहाँ पे जिसने 10 गीगावाट से भी ज्यादा जो अपनी पावर है, अपनी एनर्जी है, इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट किया है यूजिंग सोलर। ठीक है, अब अगर राजस्थान की टोटल पावर कैपेसिटी, जो इंस्टॉल्ड पावर कैपेसिटी टोटल बात करें, तो वो है 32.5 गीगावाट, या जिसको हम 32,500 मेगावाट भी बोल सकते हैं, एक ही बात है। अब अगर हम इसमें से देखें 32.5 गीगावाट में से देखें, तो सबसे अमेजिंग बात जो है वो ये है कि मोर देन 50% आउट ऑफ दिस 32.5 गीगावाट, मोर देन 50%, दैट इज एग्जैक्टली 55% जो एनर्जी बनती है, जो इलेक्ट्रिसिटी बनती है, वो रेन्यूएबल सोर्सेज से आती है। और रेन्यूएबल सोर्सेज में भी जो इम्पोर्टेंट सोर्स है वो है सोलर। ठीक है, सोलर से सबसे ज्यादा आती है। और उसके बाद देखिए थर्मल से 43% है, और रिमेनिंग 2% आती है न्यूक्लियर एनर्जी से। तो यहाँ से हमें ये पता चलता है कि राजस्थान, अगर देखिए हमें ये फैक्ट इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन हाँ कहीं पे कोई ऐसा एनवायरमेंटल इशू है जहाँ पे या तो हम इंपॉर्टेंस ऑफ रेन्यूएबल सोर्सेज की बात कर रहे हैं, या इन फ्यूचर क्या हमारे पास टेक्नोलॉजी हो सकती है सो दैट वी कैन मूव फ्रॉम पावर कोल पावर्ड बेस्ड coal powered based electricity generation to solar powered electricity ना, ऐसे कुछ अगर क्वेश्चन आए तो वहाँ पे इंपॉर्टेंस बताने हो तो देयर वी कैन डेफिनेटली गिव द एग्जांपल ऑफ राजस्थान। तो इसलिए ये आप लिख सकते हैं कि एग्जैक्ट तो नहीं याद है, इट्स ओके। अब ऐसा रहता है कि मोर देन 50% वहाँ की जो इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है उसका मोर देन 50% जो आता है वो रिन्यूएबल सोर्सेज से आता है। अब देखिए 2019 में जो राजस्थान की सरकार है उसने अपनी सोलर एनर्जी पॉलिसी को लॉन्च किया, और इसके अंदर जो गवर्नमेंट का टारगेट गवर्नमेंट ने सेट किया वो ये था कि फाइनेंशियल ईयर जो 2024-25 फाइनेंशियल ईयर होगा, तब तक इनको 30 गीगावाट सोलर पावर जनरेट करनी है। ठीक है, तो 2024-25 तक इनको कितना टारगेट बनाया हुआ है? 30 गीगावाट ऑफ सोलर पावर का इन्होंने टारगेट बनाया है। अब 30 देखिए 32.5 गीगावाट तो इनकी टोटल इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है, लेकिन इसके अंदर इन्होंने क्या टारगेट बनाया कि 30 गीगावाट जो लेके आएंगे, 30,000 मेगावाट जो लेके आएंगे वो सोलर से होना चाहिए। ठीक है, और अभी न्यूज क्या आती है कि इन्होंने 10 गीगावाट ऑलरेडी सोलर से अचीव कर लिया है, यानी कि अब इनको कुछ 20 इसमें से 20 गीगावाट और सोलर से अचीव करना है, तो उनका टारगेट कंप्लीट हो जाएगा। अब देखिए इसमें 30 गीगावाट जो इन्होंने सोलर पावर से जनरेट करने की बात करी, इसमें से इन्होंने ये टारगेट रखा है कि इसका जो 24 गीगावाट है, यानी कि 24,000 मेगावाट जो है, ये सोलर पार्क से लेके आएंगे। ठीक है, अब देखिए क्योंकि हम सबको पता है कि जो राजस्थान है, राजस्थान में एक तो दो अच्छी बात यह है कि पहली बात की वहां पे सन रेज बहुत होती है। ठीक है, सन की रेज बहुत ज्यादा डायरेक्ट है, और दूसरा वहां पे फील्ड, ओपन फील्ड बहुत है, क्योंकि बैरन लैंड है ना आधे से ज्यादा, तो इस वजह से उनके लिए इजी है सोलर पार्क्स बनाना। तो वो अपने इस लैंड का यूज करके क्या करेगा? सोलर पार्क्स बनाएगा ज्यादा से ज्यादा, सो दैट सोलर पार्क से वो सबसे ज्यादा जो एनर्जी है वो ला सके। तो इसलिए 30 गीगावाट सोलर पावर जो उनको बनानी है टिल 2024-25
फाइनेंशियल ईयर, उसमें से 24 गीगावाट जो उन्होंने सोचा है वो बनाएंगे सोलर, किससे, सोलर पार्क से। तो अभी ये क्वेश्चन देखिए ऐसा आ सकता है कि कौन सा हमारे स्टेट, हमारे इंडिया का कौन सा ऐसा राज्य है जिसने अपने मोर देन 10 गीगावाट जो सोलर कैपेसिटी है उसको बेसिकली 10 गीगावाट को सरपास किया है। तो यहाँ पे आप याद रखना है राजस्थान। तो आप ऐसे याद रख सकते हैं कि सोलर सबसे ज्यादा पावर कैसे हो सकती है, क्योंकि राजस्थान के पास अपनी बहुत इतनी खुली बहुत ज्यादा जमीन है ना, खुली इनफर्टाइल लैंड बहुत है, बैरन लैंड बहुत है, दूसरा वहाँ पे धूप भी बहुत होती है। तो इस तरह से भी आप सोच सकते हैं कि ऑब्वियसली इसलिए या तो गुजरात का आप सोचेंगे या तो राजस्थान का, पर राजस्थान के पास ज्यादा है तो इस तरह से आप दिमाग लगा सकते हैं कि राजस्थान का ही होगा। नेक्स्ट है भारत गौरव टूरिस्ट ट्रेन। अब देखिए जो भारत गौरव टूरिस्ट ट्रेन है इसको लॉन्च किया है इंडियन रेलवेज ने। इंडियन रेलवेज ने इसको लॉन्च किया है। इसके अंदर बेसिकली एम ये है कि जो इंडियन रेलवे है वो थीम बेस्ड ट्रेन की शुरुआत करेगा। थीम बेस्ड जैसे एक ट्रेन होगी उस पे फॉर एग्जाम्पल महाभारत से रिलेटेड हो या मे बी कृष्ण भगवान की लाइफ के ऊपर वो ट्रेन है, ठीक है, तो उसमें थीम क्या होगा, कृष्ण भगवान, ठीक है, या महाभारत थीम होगा। तो वो ऐसे पूरे एरियाज को कवर करेगी वो ट्रेन। एक तो उसमें पूरा जो पेंट्स बने होंगे, डिजाइन बने होंगे कलरफुल, वो पूरा उनकी लाइफ के ऊपर बेस्ड होगा, कृष्ण भगवान या पूरे महाभारत के ऊपर होगा। और दूसरा वो उस एरियाज में जाएगी जो सारे एरिया हमारे महाभारत में मेंशन्ड है, वो वहां की पूरी जर्नी कराएगी, जैसे वृंदावन, मथुरा और फिर द्वारका, है ना, पूरी, ऐसे सारे एरिया में आपके दर्शन कराएगी। तो ये थीम बेस्ड बेसिकली ट्रेन होंगी। और ये जो इंडियन रेलवेज ने भारत गौरव टूरिस्ट ट्रेन जो शुरू करी हैं, ये शुरू करी है सेंट्रल गवर्नमेंट का जो एक इनिशिएटिव है देखो अपना देश, उसके अंदर करी है। अब देखिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने देखो अपना देश इनिशिएटिव की शुरुआत इसलिए करी सो दैट हमारे देश में जो लोग हैं वो अपने कल्चर के बारे में अवेयर हो, अपने देश को वो जाने कि हमारा देश का कल्चर कैसा है, यहाँ के लोग कैसे, कैसा डिफरेंट कुजीन है, अलग स्टेट कैसे, हर एक चीज को यहाँ पे समझे। तो इसलिए अपना देखो अपना देश, है ना, अपना देश देखो, कि हम लोगों ने खुद ही नहीं देखा होगा अपना देश, तो लोग जागरूक हो, इंडियंस जागरूक हो, टूरिज्म भी बढ़े। तो इसलिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसकी शुरुआत करी है। और इसी के अंदर देखो अपने देश के अंदर जो इंडियन रेलवे है, इंडियन मिनिस्ट्री, रेलवे मिनिस्ट्री ने इंडियन जो भारत गौरव टूरिस्ट ट्रेन है उसको लॉन्च किया है, ठीक है। अब यहाँ पे इसलिए ये न्यूज में था क्योंकि मई मंथ में हमने देखा जो आईआरसीटीसी है उसने पहली ट्रेन को लॉन्च किया अंडर भारत गौरव टूरिस्ट ट्रेन। पहली ट्रेन जो है वो सफदरजंग स्टेशन दिल्ली से चली। और उसके अंदर ये देखिए, ये फोटो है, ये देखिए पूरा ये सीता लक्ष्मण का ये वो है। तो इससे ये पता चलता है कि ये जो ट्रेन पहली निकली है ये पूरा रामायण थीम के ऊपर है, ठीक है। इसमें ये ट्रेन उन पूरे एरिया को कवर करेगी जो भी रामायण सर्किट के अंदर बने हैं। अब देखिए हमें पता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम चल रही है, ये मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म की स्कीम है स्वदेश दर्शन स्कीम, जिसमें यही है कि अलग अलग हमने सर्किट बेस बनाए हुए हैं, जैसे रामायण सर्किट है, बुद्धिज्म सर्किट है, ठीक है। बुद्धिज्म सर्किट में जो भी पूरी बुद्धिज्म से रिलेटेड है, गौतम बुद्ध के जो अलग अलग प्लेसेस हैं उसके अंदर बेसिकली टूरिज्म को बढ़ाने के लिए स्वदेश दर्शन स्कीम है ना। तो ऐसे अलग अलग सर्किट्स है। तो एक सर्किट रामायण सर्किट है जिसमें पूरे रामायण से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट प्लेसेस है वहां वहां पे उसको इस रामायण सर्किट के अंदर उस सारे प्लेसेस को जोड़ा जाएगा। तो ये जो ट्रेन है, ये जो पहली ट्रेन चली अंडर भारत गौरव टूरिस्ट ट्रेन, ये ट्रेन 18 दिन तक पूरा चलेगी। और रामायण सर्किट से जितने भी जगह जो रामायण सर्किट के अंदर जोड़े गए हैं उन सबका यहाँ पे जो टूरिस्ट इस ट्रेन में जाएंगे उन सबको ट्रेवल कराएगी। तो बस इतना याद रखना है कि जो भारत गौरव टूरिस्ट ट्रेन का उद्देश्य क्या है, किसने लॉन्च किया, टूरिस्ट ट्रेन है, तो ऑब्वियसली मिनिस्टर ऑफ रेलवे ने किया होगा। और क्यों ये भी न्यूज में था। इंडिया कंट्री ऑफ ऑनर एट कांस मार्शेदू फिल्म। अभी देखिए हाल ही में हम सबको पता है कांस फिल्म फेस्टिवल हुआ था और उस समय मार्शेदू फिल्म फेस्टिवल भी सेम ही जगह में होता है। वहां पे इंडिया को बुलाया था एज अ कंट्री ऑफ ऑनर। हमने देखा था दीपिका पादुकोण ने भी पार्टिसिपेट किया था, ये तो सभी ने ही देखा होगा आई एम श्योर। तो देखिए कंट्री ऑफ ऑनर का मतलब क्या है कि यहाँ पे जब मार्शेदू फिल्म फेस्टिवल हो रहा होगा तो जो फर्स्ट डे होता है ना, जो ओपनिंग सेरेमनी होती है जब फंक्शन की, तो वहां पे जो पूरा ध्यान होगा या पूरा जो शोकेस किया जाएगा इंडिया के कल्चर को, वहां पे शोकेस किया जाएगा। स्पेशली जो इंडिया का सिनेमा है उसका क्या कंट्रीब्यूशन है वहां पे हाईलाइट किया जाएगा फर्स्ट डे के शो में। और इसका देखिए इंडिया पहला देश है जिसको मार्शे दू फिल्म ने चूज किया एज अ कंट्री ऑफ ऑनर। पीछे रीजन ये है क्योंकि देखिए ये जो साल है ये 2022
इसको जो फ्रांस है, फ्रांस और इंडिया, ये अपना बेसिकली 75 ईयर्स सेलिब्रेट कर रहे हैं ऑफ एस्टैब्लिशिंग देयर डिप्लोमेटिक रिलेशंस। तो इस साल इंडिया और फ्रांस के 75 साल पूरे हुए हैं अपने डिप्लोमेटिक रिलेशन शुरू करने के। इस वजह से इस फेस्टिवल में पहले इंडिया को चूज किया है, ठीक है। तो अभी तक कोई कंट्री ऑफ ऑनर नहीं इन्वाइटेड होता था, लेकिन फर्स्ट टाइम शुरू किया है कि अब मार्शेदू फिल्म में कोई कंट्री को कंट्री ऑफ ऑनर बुलाया जाएगा, जिसमें शुरुआत करिए इंडिया के साथ। अब मार्शेदू फिल्म क्या है, देखिए मार्शेदू फिल्म जो है, ये जो कांस फिल्म फेस्टिवल होता है, तो कांस फिल्म फेस्टिवल का ही बिजनेस पार्टनर है, बिजनेस काउंटर पार्ट है। और 1959 में मार्शेदू फिल्म की शुरुआत हुई थी, और हर साल जब भी कांस फिल्म फेस्टिवल फ्रांस में होता है, सेम उसी 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 टाइम में ही मार्शेदू फिल्म भी साथ साथ में ऑर्गेनाइज किया जाता है। और हम देखते हैं कि सारे सेलिब्रिटी बड़े अजीब गरीब कपड़े पहन के यहाँ पे पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे याद रखना है कि कंट्री ऑफ ऑनर इस बार कांस में किसको बुलाया था, या मार्शेदू फिल्म में किसको बुलाया था, इंडिया को। आप तुरंत कांस से दीपिका को याद करिए, और दीपिका इस बार की जूरी की आप हमने देखा था कि पार्ट थी, ठीक है। उसने जूरी जो होती है उसका पार्टिसिपेट उसमें वो भी थी ना, जूरी की मेंबर थी। तो इस तरह से हम तुरंत याद कर सकते हैं कि अच्छा अगर वो वहां पे थी तो कहीं ना कहीं इंडिया को इस समय कुछ उसका रिलेशन रहा होगा। तो इंडिया एज अ कंट्री ऑफ ऑनर था, इस वजह से शी वॉज अ मेंबर ऑफ द जूरी। नेक्स्ट न्यूज है उड़ीसा ट्राइबल हेल्थ ऑब्जर्वेटरी। अब देखिए ये जो हेल्थ ऑब्जर्वेटरी है, इसकी शुरुआत करी है बेसिकली एक अभी मेमोरेंडम अंडरस्टैंडिंग, बेसिकली एक पैक्ट साइन हुआ है बिटवीन रीजनल मेडिकल रिसर्च सेंटर और ST/SC डेवलपमेंट डिपार्टमेंट जो है उड़ीसा का, इन दोनों ने मिलकर शुरू किया है। दोनों ने डिसाइड किया है कि उड़ीसा में इस ऑब्जर्वेटरी की स्टैब्लिशमेंट होगी। अब देखिए ये जो ऑब्जर्वेटरी है, इस तरीके की ऑब्जर्वेटरी है, ये अभी तक हमें इंडिया में देखने को नहीं मिली है। ये जब ऑब्जर्वेटरी बन जाएगी तो ये इंडिया की पहली ऐसी ऑब्जर्वेटरी होगी जो कि उड़ीसा में बनने वाली है। अब देखिए इसका उद्देश्य क्या है, इसके अंदर ये है, ऑब्जर्वेटरी है तो मतलब ऑब्जर्व कुछ ना कुछ करेंगे, और अगर इसमें हमने देखा मेडिकल रिसर्च इन्वॉल्व है तो कुछ ना कुछ मेडिकल से रिलेटेड होगा। तो यहाँ पे देखिए ये एम है कि जितने भी ट्राइबल्स रहते हैं उड़ीसा में, उन सब का हेल्थ रिलेटेड चेकअप जो होता है वो चेकअप किया जाएगा, और जितना भी हेल्थ रिलेटेड डेटा है वो डेटा को एक्यूमुलेट किया जाएगा इस ऑब्जर्वेटरी में। फिर वो डेटा जब पूरा एक्यूमुलेट हो जाएगा तो फिर उनको ना समझने की कोशिश करी जाएगी कि क्या इनके बीच में हेल्थ की प्रॉब्लम ज्यादा देखी गई है, क्या जेनेटिक प्रॉब्लम्स देखी गई है, अच्छा अगर एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम है तो क्यों है, वो पूरी अंडरस्टैंडिंग करी जाएगी। सो दैट जो गवर्नमेंट है, स्टेट की गवर्नमेंट है, वो उस डेटा के हिसाब से फिर इनके लिए स्कीम्स बनाएगी। क्योंकि देखिए पास्ट में भी हमने यही देखा है कि मोस्टली ट्राइबल्स के लिए गवर्नमेंट ने जब भी कोई भी प्लान या स्कीम बनाने की कोशिश करी तो वो मोस्ट ऑफ द टाइम फेल हो गई। क्यों? क्योंकि देखिए जो ट्राइबल्स हैं वो अभी भी ज्यादा मेन स्ट्रीम में नहीं आए हैं, लोगों के साथ वो अभी जुड़े नहीं है, ज्यादा नहीं जुड़े है ना। तो कहीं ना कहीं हमारे पास उनका ज्यादा डेटा नहीं है, तो इसलिए यहाँ पे गवर्नमेंट ये चाहती है कि एटलीस्ट हेल्थ के बारे में हमें उनके पता हो, सो दैट अगर हम हेल्थ से रिलेटेड उनके लिए कोई स्कीम बना रहे हैं तो वो उनके नीड के हिसाब से हो, है ना। तो यहाँ पे ये इसका उद्देश्य है। तो पहला कहाँ पे आने वाला है, ये आने वाला है हॉप। हॉप से आप कैसे करोगे, देखिए ओ से आ जाएगा उड़ीसा, तो ऐसे कर देना, ठीक है। सॉरी। नाउ द नेक्स्ट न्यूज इज जीव हला स्कीम। ठीक है, जीव हला स्कीम जो है इसको महाराष्ट्र के जो प्रिजन डिपार्टमेंट है उसने लॉन्च किया। प्रिजन डिपार्टमेंट ने जो महाराष्ट्र का स्टेट कोऑपरेटिव बैंक है उसके साथ मिलकर इसको लॉन्च किया है। अब प्रिजन के डिपार्टमेंट ने लॉन्च किया है तो कहीं ना कहीं प्रिजन से, जेल से रिलेटेड होगा। तो देखिए जो लोग भी जेल की सजा काट रहे हैं, ठीक है, जो भी प्रिजनर्स हैं, ऐसे प्रिजनर्स जिनकी सजा 3 साल से ज्यादा की बची हुई है, 3 साल या 3 साल से ज्यादा जिसको जेल हुई है, उनके लिए ये स्कीम है। अब स्कीम क्या है, अब बैंक यहाँ पे इन्वॉल्व है तो कुछ ना कुछ पैसों से रिलेटेड होगी। तो देखिए इसमें क्या है कि ऐसे कोई भी इनमेट्स, कोई भी प्रिजनर्स जिनको सजा है काटनी पड़ेगी 3 साल या 3 साल से ऊपर, तो ऐसे लोग क्या होगा, अब देखिए कितने केसेस में ऐसा हो सकता है कि एक फैमिली का है जो जेल चला गया, अब उसकी फैमिली में कोई बचा ही नहीं है पैसा कमाने का, क्योंकि वो सोल अर्नर था, ही वाज अ सोल ब्रेड अर्नर ऑफ द फैमिली। तो अब क्या होगा, फैमिली कहाँ जाएगी, किससे पैसे मांगेगी, और स्पेशली अगर किसी फैमिली का कोई इंसान जेल चला जाए तो वो फैमिली को तो वैसे ही सोसाइटी बॉयकॉट कर देती है। तो ऐसे टाइम में क्या होता है कि ऐसे जो प्रिजनर्स होते हैं इनकी फैमिली को बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है। तो इस वजह से महाराष्ट्र का जो डिपार्टमेंट है, प्रिजन डिपार्टमेंट, उसने अभी ये स्कीम को ट्रायल बेसिस में शुरू किया है। तो इसका जो फर्स्ट पायलट ये शुरू होगा स्कीम, ये होगी यरवदा
जेल में। तो यरवदा जेल जो पुणे है वहां पे शुरू होगा, उसके बाद धीरे धीरे इसकी सक्सेस पे डिपेंड करेगा, फिर धीरे धीरे महाराष्ट्र के अदर 60 और जेलों में इसकी शुरुआत करी जाएगी। इसमें क्या है, देखिए इसमें स्टेट कोऑपरेटिव बैंक जो है वो इनकी फैमिली को, यानी कि ऐसे लोग जो कि 3 से ज्यादा सजा काटने के लिए जेल में गए हैं, तो उनकी फैमिली को कोई प्रॉब्लम ना हो, तो उनको 50,000, अभी स्टार्टिंग में 50,000 रखा है, धीरे आगे देखते हैं। तो अभी इनिशियल फेज में उनको लोन अगर लेना हो तो वो 50,000 उनको लोन मिलेगा। और सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें बिना कोई कोलेटरल सिक्योरिटी के, यानी कि कुछ बिना रखे, क्योंकि देखो जब हम लोन लेते हैं बैंक से तो हमें पता है हमें कुछ ना कुछ सामने रखना पड़ता है ना, ऐसा गिरवी रखना पड़ता है जिसको हम कोलेटरल सिक्योरिटी बोलते हैं या मॉर्टगेज बोलते हैं। तो पहली बात है यहाँ पे हमें कोई मॉर्टगेज नहीं रखना है, बिना किसी कोलेटरल सिक्योरिटी के उनको लोन मिल जाएगा। और दूसरी बात है, लोन लेते टाइम हमें गारंटर चाहिए होता है, तो इनके केस में कोई गारंटर भी जरूरी नहीं है। और ये जो पैसा होगा इसको फैमिली, अपनी फैमिली का अगर किसी की हेल्थ खराब है तो उसके हेल्थ के ट्रीटमेंट के लिए यूज कर सकती है, बच्चों के एजुकेशन के लिए यूज कर सकती है, फिर उनका जो भी फैमिली मेंबर जेल में गया है, हस्बैंड, भाई, बेटा जो भी है, उसका लीगल फीस पे करने के लिए भी यूज कर सकती है। तो ऐसे किसी भी चीज के लिए यूज कर सकती है। अब देखिए अभी प्रेजेंटली अगर हम देखें तो इंडिया में किसी भी स्टेट में ऐसी स्कीम नहीं है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट की भी ऐसी कोई स्कीम नहीं है। तो इसलिए महाराष्ट्र एक ऐसा पहला हमारा राज्य बनता है जहाँ पे ऐसी कोई स्कीम लॉन्च करी गई है प्रिजनर्स के लिए। क्योंकि प्रेजेंटली देखिए क्या होता है, जो भी प्रिजनर्स होते हैं जब वो जेल से छूट के आते हैं तब उनको जो बैंक्स है वो लोन देता है, बट वो सिर्फ वो रिहैबिलिटेशन के लिए देता है, यानी कि जेल से बाहर आने के बाद आप कैसे अपना जीवन नया शुरू करोगे उसके लिए बैंक पैसा देता है, आपको लोन देता है। लेकिन जब कोई जेल जाता है उस समय उनकी फैमिली कैसे रह रही है, उनका कैसे हेल्प करना है, उसके लिए अभी तक कोई ऐसी स्कीम थी नहीं। तो अगर कोई जेल में ऑलरेडी है तब उसको कैसे उसकी फैमिली की हेल्प करनी है, उसके लिए जीव हाला हमारे इंडिया की ऐसी पहली स्कीम है जिसको महाराष्ट्र ने लॉन्च किया है। तो देखिए जीव हाला आप कैसे करोगे, कैसे याद करोगे, ये प्रिजन डिपार्टमेंट का है। तो देखिए यहाँ पे हम देखेंगे कि जो डेथ सेंटेंस होता है ना, मृत्यु दंड, उससे लोगों की जान चली जाती है, उनका जीव जो होता है वो चला जाता है मृत्यु दंड देने से, है ना। तो या जब हम किसी का हलाल करते हैं तो उसकी भी जान चली जाती है। तो जो भी प्रिजन में है, अगर हम ऐसे कर सकते हैं कि किसी को डेथ सेंटेंस मिल गई तो बैंक उसको उसकी फैमिली को पैसा देगा सो दैट उसके जो बच्चे हैं वो पल जाए, है ना। इस तरह से आप कहीं रिलेट कर पाएंगे कि जीव हला जो है कहीं ना कहीं ये प्रिजन से रिलेटेड है। और ये तो फिर आप ट्रिक बनाइए कि आप कैसे करेंगे कि ये महाराष्ट्र की है। तो यहाँ पे ये जो टॉपिक था खत्म हो गया, नेशनल स्टेट्स न्यूज हमारी मे मंथ कंप्लीट हो गई है। नेक्स्ट में हम लोग कंप्लीट करेंगे जिसमें हम देखेंगे इंपॉर्टेंट डेज दैट वर इन न्यूज इन मे मंथ। फिर हम देखेंगे कि कौन से पर्सनालिटीज न्यूज में थी, इंपॉर्टेंट पर्सन, डिफरेंट अपॉइंटमेंट्स जो हुए, और इंपॉर्टेंट कुछ ऑथर्स न्यूज में थे वो देखेंगे, अवार्ड्स देखेंगे, और फिर जो हमारा फाइनल होगा वो साइंस एंड टेक एंड फिर इकोनॉमिक्स होगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा देन डू हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब टू माय चैनल। और इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पे ये है कि जिसको भी इसकी पीडीएफ फाइल्स चाहिए होती है, हमारा टेलीग्राम चैनल है नॉलेज हब के नाम से, आप उसको सब्सक्राइब कर लीजिए। वहाँ पे जितना भी यहाँ पे हम टॉपिक डिस्कस करते हैं इसकी सारी पीडीएफ फाइल्स वहीं पे अवेलेबल होती है, वहां से आप डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हैं अपने एंड टाइम रिविजन के लिए। इसके अलावा देखिए अगर आपको कोई भी क्वेरी है, कोई भी डाउट है, हमने कोई टॉपिक पढ़ा आपको नहीं समझ में आया, या ऐसा कोई टॉपिक आप चाहते हैं मैं डिस्कस करूं, तो आप मेरे फेसबुक पेज में जो कि है दीक्षा नेगी IAS एजुकेटर, आप सर्च करेंगे, आप मेरे को मेरा पेज देखेंगे, वहां पे यू विल हैव द ऑप्शन टू मैसेज मी। आप मेरे को मैसेज करिए एंड विद इन 24 आवर्स, विद इन 1 डे मैं ट्राई करूंगी कि आपको मैं रिप्लाई करूं, और जो भी आपकी क्वेरी है एग्जाम के प्रिपरेशन से रिलेटेड मैं सारी आपकी सॉल्व करूंगी। एटलीस्ट आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट। थैंक यू एवरीवन एंड ऑल द वेरी बेस्ट।